हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू इन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल कॉन्टीन्यूटी के बारे में ये इंट्रोडक्शन कवर किया था, है ना, कि कॉन्टीन्यूटी या कॉन्टीन्यूस फंक्शन की कैसे पहचान करेंगे। कोई आपको कर्व दे रखा है, कोई ग्राफ दे रखा है ना, तो किस तरह से फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा, तो और ये कुछ आइडेंटिफिकेशन भी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। तो उस डिफरेंस को जानने के लिए हम सबसे पहले इन ग्राफ्स को देखते हैं। देखो यहाँ पे कल मैंने क्या बताया था कॉन्टीन्यूटी में, कि कोई भी आपका कर्व है या कोई भी ग्राफ है, जब हम बिना कोई भी कर्व हम बना रहे हैं तो हमारा पेन उठना नहीं चाहिए ना। पेन अगर उठ गया, यहाँ पे देखो ये जो कर्व बना हुआ है यहाँ पे इतना बना, लेकिन उसके बाद हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी और दोबारा से यहाँ से ये ड्रॉ करना पड़ा। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, जंप हो गया है ना, बीच में गैप आ गया, या आप ये कह लीजिए कि ये जंप हो रखा है, ब्रेक हो गया। आपका जो ये कर्व था थोड़ा इधर हो गया और थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया ये, है ना, तो बीच में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? नॉन कॉन्टीन्यूअस, है ना। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ, यहाँ पे देखिए इस तरह से गया और फिर बाद में इस तरह से कर्व्ड हो गया। तो यानी कि देखो ये क्या, ये कहीं पे ब्रेक है? नहीं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो यानी कि ब्रेक नहीं है, तो यानी कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है ना। तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया हमारे पास। अब बात आती है, क्या कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं? देखो जो कॉन्टीन्यूस नहीं है वो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टीन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे पता लगाएं? देखो जो कॉन्टीन्यूटी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्टीन्यूटी के लिए कैसे पहचान करेंगे कि कोई ब्रेक ना हो, आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई ब्रेक ना हो कॉन्टीन्यूटी में। और डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएबिलिटी की क्या पहचान है कि भाई कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो उसमें ब्रेक तो होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, यानी कि नॉन कॉन्टीन्यूस तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ में क्या, नो शार्पनेस, नो शार्पनेस यानी कि नुकीला ना हो। ये दो बातें आपको याद रखनी है। कैसे देखते हैं? इन्हीं ग्राफ से देखते हैं। अब मैं देखो कॉन्टीन्यूटी के लिए ब्रेक तो होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे तो ये दो कर्व ऐसे बने हुए हैं और बीच में ब्रेक हो गया, तो ये क्या एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है? नहीं, बिल्कुल भी नॉन कॉन्टीन्यूस है ना। ये फंक्शन कैसा है? नॉन कॉन्टीन्यूस। और नॉन कॉन्टीन्यूस होने के साथ साथ अब देखो जब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी यही कहती है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन कॉन्टीन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसा फंक्शन है। देखो क्या इसमें कहीं पे कोई ब्रेक आया? नहीं आया। कोई जंप नहीं है ना। कोई इस तरह से यहाँ पे जैसे ये होल बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे कोई होल नहीं बना हुआ, तो ये कंटिन्यूसली जा रहा है। तो यानी कि एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। जी बिल्कुल है, कॉन्टीन्यूस है ना। अब जो कॉन्टीन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कंडीशन है कि शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। ब्रेक तो नहीं है, चलो हमारे पास मान लिया कहीं पे ब्रेक नहीं है, लेकिन शार्पनेस। अब यहाँ पे देखो इस तरह से गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे शार्पनेस नज़र आती है ना, इस तरह से, थोड़ा इस तरह से, ये एक पॉइंट पे नुकीला सा नज़र आता है यहाँ, तो शार्पनेस आ गई। अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो हो गया, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल। कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और कौन सा डिफरेंशिएबल है, या कॉन्टीन्यूस नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए पहचान करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक है। आप ये इतना ध्यान रख लीजिए भाई, कॉन्टीन्यूटी यानी कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होगा? जब कोई ब्रेक ना हो किसी कर्व या ग्राफ में। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या कंडीशन है? ब्रेक नहीं होना चाहिए और साथ में कोई शार्पनेस भी ना हो। अगर कोई ग्राफ शार्पनेस की तरफ जाता है तो वो जो ग्राफ है या वो जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का वो ग्राफ है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं माना जाएगा, ओ सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ओके, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। वो क्या होता है? मान लिया ये हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे भी सेम ये रूटीन इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो क्या होता है? देखो यहाँ पे 0 हो गया है ना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो गया 1, और इधर ये आगे 0 से नीचे इतना यूनिट, जितना ऊपर है उतना नीचे, तो ये आगे -1। तो यानी कि -1 से 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए
ये जो ग्राफ है, क्या जब हम इसका ये ग्राफ बना रहे थे, क्या हमारा पेन उठा? हमें ऐसे तो नहीं करना पड़ा ना कि एक बार ऐसे गए और फिर थोड़ा सा रुक कर थोड़ा आगे से चले फिर ऐसे करा, यानी कोई ब्रेक नहीं है। देखो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है ना, कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव होता जा रहा है, सेम ऐसी लेफ्ट की तरफ इस तरह से। तो यानी कि कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी की यानी कि ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया है। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, ये जो कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलो ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया, क्या ये डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ना तो कोई ब्रेक होना चाहिए और ना ही कोई शार्पनेस। अब देखो कोई ब्रेक भी नहीं है और कहीं पे कुछ शार्पनेस भी नहीं है ना, ये कर्व इस तरह से मुड़ा हुआ है, कोई शार्पनेस नहीं है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस ले लीजिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वे सभी डिफरेंशिएबल होते हैं, डिफरेंशिएबल अंडर देयर डोमेन, है ना। वे अपने डोमेन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे देखो इसका डोमेन क्या है? -1 से 1 तक है सिर्फ। तो ये जो साइन एक्स है हमारे पास, ये -1 से 1 तक डिफरेंशिएबल रहेगा, यानी कि अपने डोमेन के अंदर की लिमिट तक ही ये डिफरेंशिएबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू क्या है? मोड ऑफ साइन एक्स। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये डिफरेंशिएबल तो रहेगा लेकिन अपने डोमेन के अंदर। ये साइन एक्स का डोमेन है -1 से 1 तक, जिसमें -1 और 1 भी इंक्लूड है। यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। मोड ऑफ साइन एक्स का क्या ग्राफ होता है? यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बनती है। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से, मोड ऑफ साइन एक्स की, वो इस तरह से चलता चला जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या अब कोई पूछने लगे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? भाई मोड ऑफ साइन एक्स जो है क्या ये कॉन्टिन्यूस है? जी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि देखो जब हमने इस कर्व को ड्रॉ किया इस तरह से, है ना, तो कहीं पे भी मुझे पेन को पिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी मुझे इस तरह से करा, फिर बाद में मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा, मैंने यहीं से दोबारा ज्वाइन कर दिया, यहीं से दोबारा इस तरह से, तो कॉन्टिन्यूसली जा रहा है। तो यस ये कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, क्या ये अब पूछने लगे कोई क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या था भाई? ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, तो कहीं पे ब्रेक तो है नहीं, है ना, कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, लेकिन नो शार्पनेस। यहाँ पे देखो नो शार्पनेस है ना। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे देखो ये शार्पनेस है, यहाँ पे नुकीलापन है, यहाँ पे भी नुकीलापन है, तो ये शार्पनेस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी शार्पनेस है, यहाँ पे भी शार्पनेस, यहाँ पे शार्पनेस। ये तो यानी कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए शार्पनेस नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे शार्पनेस आ गई हमारे पास इन पॉइंट्स पे, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा ये। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं अब किसी पॉइंट पर, है ना, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, है ना। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये देखिए कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? x इज इक्वल टू a पॉइंट पर, यदि उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, यानी कि a का यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो a के लेफ्ट में, है ना, तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है? ये a का साइन कैसा? पॉजिटिव, तो लिमिट x अप्रोचेज a का राइट हो गया इस f(x) का, तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इज इक्वल टू का साइन, ये होगी राइट हैंड लिमिट। ये दोनों की दोनों लिमिट्स किसके इक्वल है? फंक्शनल वैल्यू, यानी कि fa। ये फंक्शनल वैल्यू क्या है कि उस फंक्शन में आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया है वहाँ पे? a, कोई भी कांस्टेंट पुट कर दिया समथिंग, है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FA। तो आपने किसी पॉइंट, मान लिया a पॉइंट है हमारे पास ये वाला, है ना, उस पॉइंट के आपने लेफ्ट में कोई वैल्यू ली और कोई राइट में वैल्यू ले ली, है ना, वे दोनों इक्वल आ गई आपकी इस फंक्शनल वैल्यू के, तो यस आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। अब इन बातों को पहले थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x अप्रोच कर रहा है a माइनस को, है ना, a माइनस का मतलब a से कुछ कम है, a से कुछ कम है। अब वो कितना कम है हमें नहीं पता, बहुत छोटा सा वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे f है ना, f x क्या है, देखो यहाँ x ये है a समथिंग, a माइनस है ना, तो a माइनस, अब a में से कितना माइनस है? वो बहुत कम वैल्यू माइनस है ना। a के x अप्रोचेज a का लेफ्ट, a के लेफ्ट में, यानी कि जैसे मान लिया मैंने लिख दिया, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, लिमिट x अप्रोचेज मान लिया 3 का लेफ्ट कह रहा है किसी फंक्शन में, है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो x है यहाँ पे f(x) में, यहाँ पे क्या कह रहा है x 3 का लेफ्ट, तो यानी कि
एफ क्या है यहाँ पे 3 का लेफ्ट, तो 3 का लेफ्ट 3 में से कुछ कम करना है। कितना कम करना है? इतना कम करना, बहुत स्मॉलर वैल्यू। जैसे मानकर चलो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 को अप्रोच किया जा रहा है। देखो यहाँ पे x अप्रोचेज 3 का लेफ्ट, तो 3 को लेफ्ट साइड से, ये होगी लेफ्ट साइड, ये आगी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। और अप्रोच करने का मतलब है 3 के बिल्कुल नज़दीक जाना। जैसे बिल्कुल यहाँ पे आ गई, बिल्कुल नज़दीक, यानी कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए 3 से। तो इसी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं h, मान लेते हैं इस गैप को क्या मान लेते हैं h, कि हमने 3 के लेफ्ट में चला, तो 3 के लेफ्ट को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस h। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये x अप्रोचेज a का लेफ्ट। अब a के लेफ्ट में अब हमने कितना लेफ्ट चले हैं, देखो 3 से हम कितना लेफ्ट चले थे हमें नहीं पता, लेकिन हमने बहुत छोटा डिस्टेंस लिया था, बहुत नज़दीक, जो 3 के बिल्कुल नज़दीक हो, है ना। तो उस डिस्टेंस को 3 से लेकर उस वैल्यू के डिस्टेंस को हमने h मान लिया, यानी h का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत कम डिस्टेंस है। उसको आप अप्रोक्सीमेट 3 बोल सकते हैं, जैसे 2.999 इस तरह से ये कोई वैल्यू आ गई, जो कि आप इसको 3 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a का लेफ्ट है, तो a का कितना लेफ्ट है वो हमें नहीं पता। अब जो नहीं पता उसको h रख लेते हैं। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का राइट है ना, यानी कि जैसे 3 का राइट हो जाए, अब 3 के राइट में क्या आएगा 3.1 3.2 इस तरह से आएंगे। लेकिन 3 के राइट से यदि मैं अप्रोच करूँगा तो बहुत छोटी वैल्यू 3, जैसे मान लिया 3 यहाँ पे है, तो इससे यहाँ बिल्कुल यहाँ पे अप्रोच कर दिया। मानकर चलो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 3.001 है ना, या 3.00001, बहुत छोटी वैल्यू, यानी कि जिसको आप 3 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, एग्जैक्ट 3 पे नहीं जा रहे हैं, है ना, 3 के राइट में है, थोड़ा सा राइट में है। ओके, लेकिन ये जो वैल्यू है क्या ये 3 से बड़ी है? बिल्कुल, तो 3 के राइट में आएगी, 3 से बड़ी है तो, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो फंक्शन है हमारे पास x है यहाँ पे, तो x है a के राइट में है, a के राइट में है तो a में प्लस कर देंगे। लेकिन कितना राइट है a में, है ना, इस वैल्यू से वो कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। उस छोटे से डिस्टेंस को हम h बोल लेंगे। 3 के राइट में जितना भी डिस्टेंस है h माना जाएगा, h लिख दिया, इज इक्वल टू ये f है हमारे पास एज इट इज रहेगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देख ये बड़ा समझने वाला काम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f ऑफ a माइनस h। अब क्योंकि ये देखो ये तीनों इक्वल है आपस में, तो इस दूसरे वाले तीसरे वाले को यहाँ पे लिख लूँ एफ ए इज इक्वल टू ये वाला इधर लिख दिया, ये समझाने के लिए। इसको आप रियल लाइफ में कुछ ऐसे समझ लीजिए, मान लिया आप ए पॉइंट पर खड़े हो और सपोज करो कोई अंधा व्यक्ति है ना, वो इस पॉइंट पर खड़ा है। अब उसको नहीं पता कुछ भी, उसको आगे कितना जाना पीछे कितना जाना है ना, और सपोज करो उसके पास कोई स्टिक भी नहीं है कि वो कुछ सपोर्ट लगा ले। तो व्यक्ति क्या करेगा, मान लिया ये ब्लाइंड पर्सन है, यहाँ पे कोई अंधा व्यक्ति है ये, ठीक है, और अब ये यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पर, है ना। अब इसको चलना है आगे, तो ये क्या करेगा, पहले अपने पैर को पहले आगे की तरफ देखेगा, है ना, कि भाई आगे की ज़मीन में कोई गड्ढा तो नहीं है, क्योंकि बेचारा अंधा है तो क्या करेगा, चेक तो करेगा ही ना। अब आगे तो अपना पैर आगे की तरफ रखेगा। सपोज मानो कि उसने यहाँ पे अपना पैर रखा इस पॉइंट पर, है ना, तो ए से कुछ आगे की तरफ है ना, तो ए प्लस एच। ओके, और एक बार उसने आगे की तरफ रखा, एक बार वो सोचता है चलो एक बार पीछे की तरफ भी देख लूँ, भाई अगर मुझे पीछे मुड़ना पड़ जाए तो क्या पीछे की तरफ जो ग्राउंड है वो ठीक है, कहीं गड्ढा वड्ढा तो नहीं है। तो वो आराम से अपना पैर पीछे की तरफ करता है और यहाँ पे थोड़ा सा रख के देख लेता है, हल्का सा, मान कर चलो ए से पीछे की तरफ। ए पे तो वो खड़ा ही है ना, इस पॉइंट पे तो खड़ा ही है। आगे की तरफ रखा तो प्लस हो गया, पीछे की तरफ रखा तो उतना ही डिस्टेंस हम ए में से माइनस कर देते हैं, ये ए माइनस एच हो गया। ओके, तो उसने पाया कि भाई मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो भी मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है ना, और अगर मैं थोड़ा सा ही पीछे जाता हूँ तो भी वो पॉइंट बिल्कुल लेवल पे है, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल इसी के लेवल पे है ना। तो यानी कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं उसके लिए, ये तीनों के तीनों उसके लिए क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। ये तीनों, कोई ब्लाइंड पर्सन के लिए ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, उसके लिए इक्वल हो गए, क्योंकि उसको ट्रैवल करने में परेशानी नहीं होगी। वो उसके लिए भाई ये वाला पॉइंट भी इतना ही है, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, और उसके लिए ये दूसरे वाला पॉइंट भी इतना ही है, यानी जहाँ पे खड़ा है वो तो है ही सूटेबल, उसके लिए पीछे वाला भी सूटेबल हो गया और आगे वाला भी सूटेबल हो गया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स उसके लिए बराबर हो गए, है ना। तो हमने लिख दिया ए माइनस एच वाला जो है वो ए प्लस एच वाले के इक्वल हो गया, और ये दोनों के दोनों एफ ए के इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम तो ए को अप्रोच कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो एक्स अप्रोचेज ए का लेफ्ट, है ना। अब फंक्शन तो हमारा एक्स इक्वल टू ए पे था, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि देखो ये दोनों की दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, यदि ये दोनों इक्वल हो गई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
ये कब इक्वल होती है? जब हमारी लिमिट्स जो है किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाए, है ना। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। अब किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करानी है? x इक्वल टू ए पे, है ना। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोचेज a, है ना। a को अप्रोच करना, भाई a को अप्रोच करना a के लेफ्ट में कर लो या a के राइट में कर लो, तो ये दोनों के दोनों स्टेप इस स्टेप ने डिस्क्राइब कर दिए अकेले a ने, है ना। x अप्रोचेज a, अब fx, है ना। तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों इसके इक्वल हो गए, ओके। क्योंकि x अप्रोचेज a को अप्रोच कर रहा है तो a के लेफ्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो, यहाँ पे a के लेफ्ट में भी जा सकते हो, a के राइट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप तो इसके इक्वल आ गए। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? f पे, यानी कि ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू होगी जहाँ पे लिमिट हमने लगा रखी है, और ये आपके पास फंक्शनल वैल्यू होगी। तो क्या लिमिटिंग वैल्यू, देखो ध्यान रखना, जब भी लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू आ जाए फंक्शनल वैल्यू, तो समझ लीजिए आपका फंक्शन कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है। ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की पहचान होगी। तो क्या ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है? जी बिल्कुल, ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है, ये वाली भी, ओके। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। अब नेक्स्ट आपको हमारा वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ्स की पागल दुनिया।